किसान अंदोलन वाले पासे किस तरीके नाल आउणा होया तुहाडा? दो चीज़ें होती हैं, जिम्मेदारी और अधिकार। अधिकार तो हर कोई मांगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, लेकिन उन अधिकारों को हासिल करने के लिए जो जिम्मेदारी लेके लड़ाई लड़नी ज़रूरी है, वो कितने लोग लड़ते हैं, सवाल ये है। अगर आप आज़ादी का आंदोलन देखेंगे तो हर कोई ये चाह रहा था कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन लोग सोचते थे भगत सिंह हमारे घर ना हो जाए, पड़ोसी के घर हो जाए। जीवन में कुछ मुकाम हासिल करने हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत पैसों में नहीं चुकाई जाती, वो कीमत प्रॉपर्टी में नहीं चुकाई जाती, वो कीमत चुकाई जाती है त्याग में, वो कीमत चुकाई जाती है तपस्या में। 2015 में मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई तो उन्होंने कहा कि लगभग 45 मिनट तक इंटरव्यू चला मेरा, तो उन्होंने कहा कि 5 साल आप हमारी कंपनी के लिए दे दीजिए, आप शिखर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने उनको कहा कि भाई हमें नौकरी करनी ही नहीं है, हमें जॉब करनी ही नहीं है, हमें उस माटी के लिए काम करना है जिस माटी में हमने जन्म लिया। शुरुआत कित्थे सी, बचपन कित्थे बीतिया तुहाडा ते जिहड़ी मुढ़ली पढ़ाई सी वो कित्थों तुहाडी शुरू हुई? मेरा जो जन्म हुआ सोनीपत में, हमारा गांव पड़ता है, चिनौली गांव है, तहसील हमारी खरखोदा पड़ती है, और एक साधारण किसान परिवार में मेरे पिताजी रिटायर्ड अध्यापक हैं, बाकी हमारी खेती भी है अपनी। शुरुआती दौर में परिवार कहीं ना कहीं हमारा विरोध करता था कि इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। वो कहते थे कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हो रही है, तो आप क्यों इन चक्रों में पढ़ रहे हो। तो उस समय हमने वो दौर भी देखा कि एक बार उड़ीसा में किसान आंदोलन था, तो एक कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन है जो 45 घंटा लेती है दिल्ली से भुवनेश्वर तक जाने में। जेब में पैसे नहीं थे, कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, मात्र 100 रुपये थे, और 100 रुपये में 45 घंटे का सफ़र तय कर 45 घंटे का सफ़र पानी पानी पी के तय किया। हमने वो संघर्ष भी देखा जब जनरल डिब्बे में बैठ के जाते थे, जहाँ आपको एक बार सीट मिल गई, अगर आप कहीं पानी पीने के लिए भी उतर गए तो दोबारा सीट नहीं मिलेगी। 2014 से पहले जो बीजेपी ये जब विपक्ष में थी तो वो कहते थे कि भाई किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, पेट्रोल डीजल 30 रुपया लीटर मिलना चाहिए लोगों को। लेकिन वही बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसका पूरा 180 डिग्री से वो पलट गई। तो जो सत्ता का जो चरित्र है वो चरित्र ही इसी तरीके का है। जब ये विपक्ष में होते हैं ये किसान की, समाज की हितैषी बात करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं तो ये कॉर्पोरेट हित। अन्ना हज़ारे की भूमिका भी तुसी इसी तरीके नाल देखदे हो कि वो व्यक्ति भी प्लांट सीगा जां वो व्यक्ति दी मंशा सही सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए बंदे प्लांट करते? अन्ना हज़ारे जी को इस्तेमाल किया गया और उस समय बहुत सारी ताकतें काम कर रही थी। ओवैसी हैं आज एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी वाले ओवैसी को गाली देते हैं, ओवैसी बीजेपी को गाली देते हैं, तो ऊपर से लगता है कि एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन हकीकत ये है एक दूसरे के मददगार हैं। इनका खेल ये है कि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटा दो, रोजगार के मुद्दे से ध्यान हटा दो, किसानों के एमएसपी के मुद्दे से ध्यान हटा दो, लोगों का स्वास्थ्य के मुद्दे से ध्यान हटा दो। ये संघर्ष चलते रहणगे कि ये साडा देश जिहड़ा हैगा कदे तरक्की दे राह ते उस तरीके नाल नहीं पऊगा जिस तरीके नाल पैना चाहिए। चौधरी चरण सिंह कहते थे इस किसान मजदूर समाज की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि ये 5.25 साल तो आंदोलन लड़ेगा, 5.25 साल लठ खाएगा, मुकदमे लगवाएगा, सिर फुड़वाएगा, अपने संघर्ष करेगा सड़क पे बैठ के, लेकिन जब चुनाव के 2.5 महीने आते हैं ये राजनीतिक पार्टियां इनको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट देती हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, न्यूज़ ओनली देख रहे हो तुसीं। इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल प्रोग्राम सफर जिंदगी लैके हाजिर हाँ। दोस्तों इस प्रोग्राम के जरिए असीं अक्सर कोशिश करते हैं किसी नामवर शख्सीयत नूं जां किसी ने संघर्ष जिहने कीता होवे उस व्यक्ति नूं तुहाडे रूबरू करवाइए तां किहड़े पड़ावां दे विचों उन्हां दी जिंदगी निकली है ते जिंदगी दे विच की उतार चढ़ाव देखे, किस तरीके नाल संघर्ष कीता ते संघर्ष लड़न दी जिहड़ी ये लड़ाई लड़न दी ताकत जिहड़ी है वो कित्थों आई है, उस बाबत चर्चा करदे हां। साडे नाल किसान आगू अभिमन्यू कोहार होणगे, उन्हां दी जिंदगी दे बारे चर्चा करने की कोशिश करांगे, समझांगे कि किस तरीके नाल वख-वख पड़ावां तो हुंदे विद्यार्थी राजनीति तो होंदे हुए किस तरीके नाल किसान संघर्ष तक वो पहुंचे ते अज भी उन्हां दा संघर्ष बदस्तूर जारी है। कोहार साहब बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके सभी दर्शकों को आज जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। कोहार साहब जिंदगी दे वख-वख पड़ाव ने ये इधरले पासे किसान अंदोलन वाले पासे किस तरीके नाल आउणा होया तुहाडा? देखो, मेरा जो परवरिश हुई वो मेरी परवरिश मेरी दादी के पास हुई और वो हमेशा एक बात कहती थी
कि जिम्मेदारी निभाने वाले भी चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, जिम्मेदारी और अधिकार। अधिकार तो हर कोई मांगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, लेकिन उन अधिकारों को हासिल करने के लिए जो जिम्मेदारी लेके लड़ाई लड़नी ज़रूरी है, वो कितने लोग लड़ते हैं, सवाल ये है। अगर आप आज़ादी का आंदोलन देखेंगे तो हर कोई ये चाह रहा था कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन लोग सोचते थे भगत सिंह हमारे घर ना हो जाए, पड़ोसी के घर हो जाए। लेकिन वो एक भगत सिंह पैदा हुए जिन्होंने देश की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहे, यदि हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा समाज, हमारा भाईचारा सुरक्षित रहे, तो किसी ना किसी को आज अपना कुर्बान करना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ी का कल सुरक्षित हो सके। तो मेरी थ्योरी, जो मेरी परवरिश रही जिस विचार के तहत, वो ये रही कि भाई देखो, हर चीज़ की कुछ ना कुछ कीमत है। अब मान लीजिए मेरे पास ये हाथ में एक फ़ोन है, ये फ़ोन के इसका कुछ ना कुछ प्राइस है, इसका 5,000, 10,000, 15,000 जो भी है इसका प्राइस है। अगर ये फ़ोन मुझे हासिल करना है तो इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। उसी तरीके से यदि जीवन में कुछ मुकाम हासिल करने हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत पैसों में नहीं चुकाई जाती, वो कीमत प्रॉपर्टी में नहीं चुकाई जाती, वो कीमत चुकाई जाती है त्याग में, वो कीमत चुकाई जाती है तपस्या में, वो कीमत चुकाई जाती है अपने पूरा जीवन लगाने में। अभी आप उदाहरण ही देखेंगे, अभी मीटिंग चल रही थी, मैं अपना आदर्श मानता हूँ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को, जो 1981 में किसान यूनियन में आए थे और आज 2024 आ गया। ये मान लीजिए उनकी पूरी जवानी और पूरी बुजुर्ग अवस्था भी अब उसी सेवा में गुजर रही है। मैं जब उनको देखता हूँ, उनके त्याग को देखता हूँ, तो हमारे जैसे नौजवानों को भी प्रेरणा मिलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये इस फील्ड में आने का, और ये पहले से ही क्लियर था। जब मैं कॉलेज लाइफ में गया 2011 में, मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है हमारे हरियाणा में, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने बीटेक करी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, और एक यूएस बेस्ड एमएनसी थी। 2015 में मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई। तो उन्होंने कहा कि लगभग 45 मिनट तक इंटरव्यू चला मेरा। तो उन्होंने कहा कि 5 साल आप हमारी कंपनी के लिए दे दीजिए, आप शिखर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने उनको कहा कि भाई हमें नौकरी करनी ही नहीं है, हमें जॉब करनी ही नहीं है, हमें उस माटी के लिए काम करना है जिस माटी में हमने जन्म लिया। अगर बड़े बड़े लोग जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कुर्बानी दी, उसके बाद चौधरी चरण सिंह हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, और बहुत सारे महान ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपना वर्तमान कुर्बान किया हमारे आज के लिए। तो हमने यही चीज़ क्लियर थी कि भाई जिस माटी में जन्म लिया है, जिस समाज में जन्म लिया है, जिस मुल्क में जन्म लिया है, उस मुल्क का एहसान उतारना, उस माटी का एहसान उतारना। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬਚਪਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਕਿੱਥੇ ਬੀਤਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ है? देखो, मेरा जो जन्म हुआ सोनीपत में, हमारा गांव पड़ता है, चिनौली गांव है, तहसील हमारी खरखोदा पड़ती है। और एक साधारण किसान परिवार में मेरे पिताजी रिटायर्ड अध्यापक हैं, बाकी हमारी खेती भी है, अपनी खेती भी करते हैं, और मेरे पिताजी अध्यापक के उससे रिटायर हुए। मेरी माताजी हैं वो हाउसवाइफ हैं। तो एक संघर्ष का दौर था। देखिए, हमने वो दौर भी देखा, एक बार उड़ीसा में किसान आंदोलन था और जेब में पैसे नहीं थे, और परिवार शुरुआती दौर में परिवार कहीं ना कहीं हमारा विरोध करता था कि इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। वो कहते थे कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हो रही है, तो आप क्यों इन चक्रों में पढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ को सेटल कीजिए। और अगर उस समय हम चाहते तो हो सकता था शायद आज अमेरिका में कहीं जॉब भी कर रहे होते। तो उस समय परिवार का भी एक विरोध होता था, वो एक आर्थिक सहायता भी नहीं मिलती थी परिवार से। तो उस समय हमने वो दौर भी देखा कि एक बार उड़ीसा में किसान आंदोलन था, तो एक कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन है जो 45 घंटा लेती है दिल्ली से भुवनेश्वर तक जाने में। तो आंदोलनों में जाने का, सीखने का हमें पहले से ही जुनून था, शौक़ था। जेब में पैसे नहीं थे, कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, मात्र 100 रुपये थे, और 100 रुपये में 45 घंटे का सफ़र तय करना था। तो वहाँ पे एक स्टेशन पे थोड़ा बहुत खाना लिया। लेकिन मुझे आज भी याद है कि मेरी सामने वाली सीट पे एक छोटी बच्ची बैठी थी, तो उसको भी भूख लगी हुई थी, तो उसने मेरे से खाना पूछा। तो मुझे ये एहसास हुआ कि हो सकता है भाई परमात्मा ने, रब ने ये इसी के लिए खाना भेजा हो, तो वो खाना भी दे दिया। 45 घंटे का सफ़र पानी पानी पी के तय किया। हमने वो संघर्ष भी देखा जब जनरल डिब्बे में बैठ के जाते थे, जहाँ आपको एक बार सीट मिल गई, अगर आप कहीं पानी पीने के लिए भी उतर गए तो दोबारा सीट नहीं मिलेगी। तो संघर्ष रहा, और संघर्ष मुझे लगता है कि इंसान जब से पैदा होता है, जब वो माँ की कोख में होता है, तो बाहर आने के लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ता है। और जीवन के अंतिम मुकाम तक, जब तक हम शमशान में नहीं जाते,
तब तक संघर्ष और सीखने का दौर जारी रहता है। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ, ये ज़िंदगी ख़राब करोगे? तो जब 2015 में मैंने ये फैसला लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा और मैं आंदोलन में जिस फील्ड में 2011 से हम लगे हुए थे, पहले हम छात्र आंदोलन में थे और शुरुआती दौर में जब अन्ना हजारे और रामदेव जी का आंदोलन था तो उस समय हम आंदोलन में गए। उस समय ज़्यादा समझ नहीं थी हमें किसी भी चीज़ की, तो उस समय हम आंदोलन में गए तो नौजवानों को लेके जाते थे, जोश होता था एक, वो अलग बात है। वो बाद में हमें समझ में आया कि उस समय जो वो आंदोलन थे वो रियल इश्यूज़ पे आंदोलन नहीं थे, वो उस समय का विपक्ष था जो बीजेपी आरएसएस द्वारा प्लान्ड आंदोलन थे एक तरीके से। उस आंदोलन का हिस्सा बन जाते शायद आज आम आदमी पार्टी च बैठे होंगे तुसीं। नहीं, देखिए क्या है, एक समझने की बात ये है, हम उस आंदोलन में रहे, लेकिन एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि राजनीति से वो परिवर्तन नहीं हो सकता। भाई आप एक बात देखिए, 2014 से पहले जो बीजेपी ये जब विपक्ष में थी तो वो कहते थे कि भाई किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, पेट्रोल डीजल 30 रुपया लीटर मिलना चाहिए लोगों को। लेकिन वही बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसका पूरा 180 डिग्री से वो पलट गए। पेट्रोल डीजल देखिए 2014 से पहले अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $150 प्रति बैरल थी कच्चे तेल की कीमत, भारत में पेट्रोल मिल रहा था 60 रुपया लीटर। इनके सत्ता में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई $30 प्रति बैरल, यानी 1/5 रह गई, केवल 20% रह गई। लेकिन इन्होंने पेट्रोल के रेट कर दिए 60 रुपये से बढ़ा के 110 रुपया। तो जो सत्ता का जो चरित्र है वो चरित्र ही इसी तरीके का है। जब ये विपक्ष में होते हैं ये किसान की, समाज की हितैषी बात करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं तो ये कॉर्पोरेट हितैषी हो जाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए बंदे प्लांटेड सी? देखो, जो मुझे लगता है ना कि अन्ना हजारे जी को इस्तेमाल किया गया और उस समय बहुत सारी ताकतें काम कर रही थी। देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं जो भी और नौजवान हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में आना चाहते हों या वो राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हों, मैं उनसे एक ज़रूर निवेदन करूँगा, जब आप इस जीवन में आए ना, इस फील्ड में आए, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर करनी है, आपको अलग अलग विचारधाराओं की गहराई से स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। और स्टडी करने के साथ साथ उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस फील्ड में आए हैं सब कुछ छोड़ के, हम अपना जीवन दांव पे लगा रहे हैं। और जीवन से कीमती चीज़ इंसान के लिए कुछ नहीं होती, ना पैसा इंपॉर्टेंट होता, ना प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती, ना कुछ और इंपॉर्टेंट होती। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा जीवन। जब हम जीवन ही किसी चीज़ के लिए दांव पे लगा रहे हैं तो उस चीज़ की पहले हमें जांच परख करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ऊपर से क्या दिखता है? ऊपर से दिखेगा कि भाई लेफ्ट राइट का विरोधी है, राइट लेफ्ट का विरोधी है। जो हिंदू कट्टरवादी हैं वो मुसलमान कट्टरवादियों को गाली देते हैं, मुस्लिम कट्टरवादी हैं वो हिंदू कट्टरवादियों को गाली देते हैं। तो टीवी पे जब उनको देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे ये एक दूसरे के बहुत तगड़े विरोधी हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जब आप गहराई से उन दोनों चीज़ों को समझेंगे, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी, तो आपको समझ में आएगा कि जो वो हिंदू कट्टरवादी है वो मुस्लिम कट्टरवादी की मदद कर रहा है, मुस्लिम कट्टरपंथी है वो हिंदू कट्टरपंथी की मदद कर रहा है। उदाहरण के तौर पे ओवैसी हैं आज एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी वाले ओवैसी को गाली देते हैं, ओवैसी बीजेपी को गाली देते हैं। तो ऊपर से लगता है कि एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन हकीकत ये है एक दूसरे के मददगार हैं। क्योंकि जब ओवैसी उनको गाली देते हैं वो ओवैसी को जवाब में गाली देते हैं, फिर वो उनको देने में लगे रहते हैं। इनका खेल क्या है? इनका खेल ये है कि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटा दो, रोजगार के मुद्दे से ध्यान हटा दो, किसानों के एमएसपी के मुद्दे से ध्यान हटा दो, लोगों का स्वास्थ्य के मुद्दे से ध्यान हटा दो, लोगों का शिक्षा के मुद्दे से ध्यान हटा दो। लोगों का मुद्दा, लोगों का ध्यान ये हिंदू मुसलमान पे ही लगाए रखो। अब आज पूरे देश में चर्चा चल रही है एक तरीके से, भाई मंदिर मस्जिद फलाना ढिमका, ये सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, जो मंदिर बनाना चाहता है वो मंदिर बनाए, जो मस्जिद बनाना चाहता है मस्जिद बनाए, जो गुरुद्वारे चर्च बनाना चाहते हैं वो बनाए। वो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है किसी से भी, हम तो प्रकृति को मानने वाले हैं, हम तो प्रकृति को पूजने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस मंदिर मस्जिद की आड़ में
जो अन्य मुद्दे हैं उनको गायब करने का प्रयास ना किया जाए। 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ लड़ी जानी होनी। देखो, सरकार का तो प्रयास यही है। अभी मीडिया के माध्यम से ही मालूम चल रहा है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी अबू धाबी जा रहे हैं 14 फरवरी में, वहाँ भी एक मंदिर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन मेरा तो एक साधारण सवाल है, जो किताबों में लिखा हुआ है, जो इतिहास में लिखा हुआ है, वो सही है गलत है मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन इतिहास में ये लिखा हुआ है कि जब भगवान राम ने वो वनवास हुआ उनका 14 सालों का, तो उस समय जो उन्होंने ज़्यादातर समय अपना काटा वो उस जंगल में काटा जिस जंगल को आज हसदेव जंगल के नाम से जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। एक तरफ तो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हम राम के भक्त हैं, लेकिन जिस जंगल में भगवान राम ने अपना वनवास काटा ज़्यादातर समय, आज उस जंगल को सिर्फ गौतम अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस पूरे जंगल को कटवा रही है बीजेपी। तो ये कौन से राम भक्त हो गए? 2011 में गौतम अडानी को ठेका दिया गया वहाँ पे खदान का, लेकिन उसके बाद जब आंदोलन हुए, आदिवासियों ने आंदोलन किए, तो वो खुदाई और पेड़ों की कटाई रोक दी गई। 2023 तक वो रुकी हुई थी, लेकिन 2023 में अब जैसे ही दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, 1 महीने के अंदर ही इन्होंने 2 जिलों में भारी पुलिस फोर्स लगा के सैकड़ों आदिवासी किसानों को गिरफ्तार करके, उनके साथ बदतमीजी करके, उन पर लाठीचार्ज करके, उनके ऊपर हर कोई अत्याचार उन्होंने किया जो ये कर सकते थे, और आज पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। 25,000 पेड़ काट दिए। आदिवासी किसान है, आदिवासी मजदूर है, वो पेड़ कोई अपना रब मानता है, पेड़ कोई अपना भगवान मानता है, पेड़ कोई अपना अल्लाह मानता है, उन्हीं की वो पूजा करता है, उन्हीं की वो अरदास करता है। वो विरोध भी कर रहे थे, उन्होंने तस्वीरें भी बड़े लेवल पे लाखों लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन 25,000 पेड़ काट दिए। किस लिए काट दिए? सिर्फ गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये कौन से राम भक्त हो गए? और जो ये हमसे पूछ रहे हैं ना, जो अगर आप देखोगे हजारों सालों का जो हमारा इतिहास है, जब भी किसान खेत में जाता था, वो हल उठाता था, वो कहता था ले राम का नाम। वो राम किसानों के थे। और जो जय श्री राम है, ये पॉलिटिकल नारा है, ये आम व्यक्ति का या किसी समाज का नारा नहीं है, ये सामाजिक नारा नहीं है, ये राजनीतिक नारा है। और मैं एक चीज़ ये आपको कहना चाह रहा हूँ, देखिए आज हरियाणा में भी बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे गुरुद्वारों के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है, गुरुद्वारों के प्रति सम्मान बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? किसी सिख नेता के प्रचार के कारण ये नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सिख चेहरा या कोई सिख धार्मिक चेहरा वहाँ चले गए और प्रचार किया उन्होंने, उससे सिखिज्म के प्रति लगाव बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन में, उसके बाद और किसान आंदोलन से पहले जो गुरुद्वारों ने लंगर लगाए, जो गुरुद्वारों ने सेवा करी, जो गुरुद्वारों ने एक तरीके से जितना वो कर सकते थे उन्होंने कौम की, समाज की सेवा करी, उस सेवा के कारण सिखिज्म के प्रति लोगों में लगाव अपने आप बढ़ रहा है। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ खड़ा हैगा। देखिए किसान आंदोलन में भी अगर आप देखोगे, गुरु घर का बहुत बड़ा योगदान है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और बहुत सारी जो रिसर्च हो रही है किसान आंदोलन पे, सबसे पहले और सबसे ऊपर जो गुरु घर का, गुरुद्वारों का योगदान है, वो सबसे पहले ऊपर आता है। अगर गुरु घर का वो सहयोग नहीं होता, अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद वो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, शायद वो आंदोलन इतनी मजबूती से हम नहीं लड़ पाते। तो आज सिखिज्म के प्रति लगाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सिखिज्म ने सेवा सिखाई। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मंदिर मस्जिद के नाम पे आज लड़ रहे हैं, इनको भी ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई छोड़ के इनको सेवा की तरफ जाना चाहिए। ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਵਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਾਰਾ नहीं है। इसलिए देखो, अकेले पंजाब नहीं, आज पंजाब के साथ साथ हरियाणा को भी टारगेट किया जा रहा है, वेस्टर्न यूपी को भी टारगेट किया जा रहा है, हर उस समाज को टारगेट किया जा रहा है जिसने आंदोलन को मजबूती से लड़ा। क्योंकि आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखोगे, एकमात्र किसान वर्ग ऐसा वर्ग है जिसने मोदी सरकार के फैसले को वापस करा दिया।
जिसने मोदी सरकार की तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके अलावा तो सबको दबा लिया इन्होंने। छात्रों को लाठी मार के घर में उल्टा कर दिया इन्होंने, जो मजदूर थे उनको लठ मार के इन्होंने उल्टा कर दिया, उनके लेबर कोड ला दिए। लेकिन एकमात्र किसान वर्ग ऐसा वर्ग था जिसने मोदी सरकार के घुटने टिकवा दिए और मोदी सरकार को पीछे मुड़ने पे मजबूर कर दिया। और इनको एक चीज़ और समझ में आ गई है, वो ये समझ में आ गई है कि जो ये किसान समाज है जिसमें तमाम जातियाँ आती हैं, तमाम धर्म के लोग आते हैं, ये लोग ना तो किसी से आज तक दबे हैं, ना ये किसी से आज तक डरे हैं, ना ये किसी के दबाव में पीछे हटते हैं। तो अब हमारे इस समाज को अंदर से तोड़ने के लिए अनेकों साजिशें रची जा रही हैं। सरकार और सरकारी एजेंट कभी इस समाज को, किसान समाज को भाषा के नाम पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी अक्षेत्र के नाम पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी पानी के नाम पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। लेकिन पीछे एक घटना घटित हुई जिसको समझना, उसके संदर्भ को जानना बड़ा जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने हरियाणा के नूह मेवात में एक बड़े दंगे की साजिश रची। और जो एक मुस्लिम एरिया था वहाँ पे ऐसा नहीं था कि पहले वो पूजा नहीं होती थी, हजारों सालों से वहाँ पे हिंदू लोग पूजा करते आ रहे हैं। पहले तो कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, पहले तो कभी कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन भाजपा और आरएसएस द्वारा प्रायोजित लोग उस यात्रा में भेजे गए और उन्होंने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। तो भाजपा को ये लग रहा था, आरएसएस को ये लग रहा था कि भाई इसको एक दंगे की शेप दे के मुजफ्फरनगर की तरह जो जाट समाज है उसको आगे कर देंगे और फिर उसको जाट वर्सेस मुस्लिम का दंगा बना देंगे। लेकिन जो किसान आंदोलन में जो एक भाईचारा बना, क्योंकि हमें आज तक याद है जब किसान आंदोलन चल रहा था तो कुछ मोर्चे जो कमज़ोर थे, वहाँ पे जो शुरुआत में राशन पानी नहीं आ रहा था, तो मेवात के किसान भाइयों ने मेवात किसान मोर्चा बनाया और डेली 4.5 क्विंटल दूध मोर्चे पे दे के जाते थे अंतिम दिन तक। तो जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम हुआ उसका नतीजा ये आया कि जो किसानी वाली कौमें थी, चाहे उसमें गुज्जर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे अपना सिख जट भाईचारा हो, इन्होंने एक बात कह दी उस घटना के दौरान कि भाई किसानों के ट्रैक्टर सिर्फ भाईचारे के लिए निकलेंगे, किसानों के ट्रैक्टर दंगा फसाद के लिए नहीं निकलेंगे। भाजपा वाले, आरएसएस वाले ये चिल्लाते रहे कि कहाँ गए किसानों के ट्रैक्टर, कहाँ गए किसानों के ट्रैक्टर। तो हमने कहा भाई किसान तो अपने खेत में है, आप तो वैसे भी हमें नकली किसान बता रहे थे। तो जो वो स्टैंड लिया, एक जो भाईचारे का स्टैंड लिया, जो उस किसान अंदोलन से जागरूकता आई, उसका नतीजा था ये स्टैंड। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ? ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ असर है ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? देखो, मुझे एक चीज़ मुझे पहले लगता था और किसान आंदोलन के दौरान वो चीज़ मैंने महसूस करी, मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ। मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से और साफ नीति व साफ नीयत से सेवा करेंगे तो परमात्मा, वो रब हमें इतना देगा जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होगी। और यदि हमारे सेवा के पीछे स्वार्थ आ गया, मान लो अगर मेरे दिमाग में ये आ गया कि भाई मैं ये सेवा कर दूं ताकि मुझे ये चीज़ मिल जाए, जहाँ ये स्वार्थ आ गया तो जिस चीज़ के स्वार्थ के पीछे हम भाग रहे हैं ना, वो चीज़ हमसे 10 गुना ज़्यादा स्पीड से आगे भागेगी और वो चीज़ हमें कभी हासिल ही नहीं हो पाएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब ये 3 कृषि कानून आए, मुझे आज भी याद है 5 जून 2020 को आए थे और उस समय कोरोना का पूरा खौफ था और हमारे एरिया में एक उपचुनाव होने थे और भाजपा इन 3 कानूनों को आधार बनाना चाह रही थी चुनाव जीतने का। हमने किसान संगठन ने तय किया कि भाई भाजपा का जम के विरोध किया जाएगा। हमने समर्थन किसी का नहीं किया, लेकिन हमने कहा सत्ता में बैठी हुई पार्टी की गलत नीतियों का विरोध किया जाएगा। और उस विधानसभा में हमारे 54 गाँव आते हैं। उस कोरोना के दौर में जब कोई अपने घर से निकलने में भी डर रहा था, उस समय हमारे नौजवानों ने, सैकड़ों नौजवानों ने टीम के सेवा करी, लोगों को समझाया कि 3 कृषि कानून कैसे खतरनाक है। और उसका नतीजा ये रहा कि उस उपचुनाव में भाजपा ने 100 करोड़ रुपया खर्च किया, उसके बावजूद भाजपा बड़े मार्जिन से हार गई। स्टेट में सरकार होते हुए भी बाई इलेक्शन में हार गई। वो किसानों ने अपना एक रोल प्ले किया। तो उसका नतीजा क्या है आप देखिए, उस रब ने, उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने वो सेवा देखी
हमने कभी ये नहीं सोचा था, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ना मेरी कभी चाहत थी पहले, ना आज कभी चाहत है कि हमारा नाम किसी कमेटी में आए या हम किसी मंच से बोलें या कोई मीडिया में हम जाएं, ऐसी कोई चाहत नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। लेकिन परमात्मा ने वो सेवा देखी, निस्वार्थ भाव से सेवा देखी, और जो वो कमेटी बनी 40 मेंबर की कमेटी, उसमें हरियाणा से 2 व्यक्ति थे सिर्फ, एक मेरी ड्यूटी लगी थी और एक आदरणीय गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी की ड्यूटी लगी थी। तो जिन लोगों ने सेवा करी उस आंदोलन के समय, जिन लोगों ने अपना समय लगाया अपनी जान की परवाह न करते हुए उस कोरोना काल के दौरान, परमात्मा ने अपने आप वहाँ पे ड्यूटी लगा दी उनकी। तो मैं आज नौजवानों से एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, यदि आप सेवा कर रहे हो और उस सेवा के पीछे आपका स्वार्थ आ गया तो वो सेवा किसी काम की नहीं है। फिर सेवा करनी है निस्वार्थ भाव से। मैंने एक चीज़ देखी उस आंदोलन के दौरान भी, मैंने देखा, खासकर डलेवाल साहब से भी ये चीज़ सीखी, बलदेव सिंह सिरसा जी से भी सीखी। एक गुरुद्वारों के अंदर जो एक और बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, और खासकर पूरे सिख भाईचारे के अंदर लगी, कि जब ये मत्था टेकने जाते हैं और जो दान पात्र होता है उसमें जब ये दान डालते हैं तो मुट्ठी बंद करके डालते हैं। ये चीज़ हमने सीखी, यदि हम कुछ कर रहे हैं, यदि हम कुछ दान दे रहे हैं, यदि हम कुछ सेवा कर रहे हैं, और सेवा से ज़्यादा अगर हमारा ध्यान उसके प्रचार में लगा हुआ है, तो वो सेवा नहीं है, वो दान नहीं है, वो परमात्मा ऊपर वाला सब देख रहा है। और मैं तो एक बात मानता हूँ, देखिए, असली कमाई पैसा नहीं है। आप मेरा फ़ोन में अभी मेरा अकाउंट चेक करोगे, 7-8 हज़ार रुपये मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आप बेशक मेरा फ़ोन खोल के चेक कर लीजिए, मैं आपको चेक भी करा दूंगा। असली जो कमाई प्रॉपर्टी नहीं है, असली कमाई पैसा नहीं है, असली कमाई गाड़ी नहीं है। असली जो कमाई है ना किसी भी व्यक्ति की, उसका पता उस दिन लगता है जिस दिन हमारी अंतिम यात्रा हमारे घर से लेके हमारे शमशान घाट तक होगी। अगर उस दिन 2000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को भी मन में ये आएगा कि नहीं यार, भाई ने बड़ी सेवा करी थी, एक बार अंतिम दर्शन करने के लिए तो चल ही पड़ते हैं, तो आप मानिए जीवन में बहुत कुछ कमा लिया। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਦਬਿਸ਼ ਹੋਈ। देखिए, NIA, IB, रॉ, CID, इन्होंने सबने हमारी जांच करी। जांच में कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारा जीवन खुली किताब है भाई। पैसे अकाउंट में है नहीं, कोई गलत काम करते नहीं, कोई शराब पीने, सिगरेट पीने का या कोई और किसी भी तरह की गलत काम करने का कोई आज तक किया नहीं, तो क्या पकड़ पाएंगे वो भाई? अधिक से अधिक इतना ही तो कर सकते हैं ना, जेल में डाल देंगे। 8-10 मुकदमे चल रहे हैं, 8-10 मुकदमे और लगा देंगे। ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? किसान आंदोलन से ही रिलेटेड मुकदमे चल रहे हैं हमारे ऊपर भाई। 8-10 मुकदमे चल रहे हैं, 8-10 और लगा देंगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, हाँ, इसी तरीके के वही सरकारी काम में बाधा डाली, सरकारी प्रॉपर्टी को, इस तरीके के मुकदमे उन्होंने लगा रखे हैं। लेकिन देखिए, ये जो मुकदमे होते हैं ना, ये किसी भी आंदोलनकारी के मेडल होते हैं। अधिक से अधिक ये क्या कर सकते हैं मुझे बताइए? अधिक से अधिक गोली मार देंगे। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਚੇ ਬਾਅਦ कुछ पर्चे रद्द कर दिए, कुछ पर्चे अभी बचे हुए हैं। मेरा जो मानना ही है, अधिक से अधिक क्या कर देंगे कि भाई गोली मार देंगे, हत्या करा देंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। वो तो भाई, मौत तो वैसे भी एक असली सच है भाई। मरना तो एक ना एक दिन सबको है ना, मुझे भी एक ना एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है, आपको भी जाना है, किसी तीसरे आदमी को भी जाना है। कोई इतना फ़र्क है, कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 50 साल बाद जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह 24 साल की उम्र में चले गए, लेकिन ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ लेकिन आज 100 साल बाद भी लोग उनको याद करते हैं। और जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी, लोग शहीद आजम भगत सिंह को याद करेंगे भाई। आदमी तो करोड़ों गए हैं, अरबों आदमी चले गए दुनिया छोड़ के, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह को याद क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 24 साल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जिए, अपने भाईचारे के लिए जिए। तो इसीलिए जब समर्पण भाव के साथ सेवा होगी तो परमात्मा कामयाबी देगा। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੋਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ नहीं ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ जी, दोस्त काम देखो मैं एक बात कहता हूँ, जिन साथियों के साथ मैंने पढ़ाई करी, आज उनमें से बहुत सारे हमारे साथी IPS हैं, कुछ साथी हमारे IAS हैं, कुछ साथियों का हमारा बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कोई अच्छी रिसर्च में साइंटिस्ट हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है उनको देख के जो वहाँ वो बैठे हुए हैं। और मैं आज भी आपको बताऊँ, उनमें से बहुत सारे कहते हैं ना, वो चोरी छिपे हमारी आंदोलन में आज भी मदद करते हैं। वो अपने सैलरी का एक पर्टिकुलर हिस्सा निकाल के रखते हैं कि भाई जो भी सेवा होगी वो चुपचाप से वो सेवा कर देते हैं। उनको थोड़ा ये डर भी लगता है और लगना भी चाहिए कि भाई सरकार ऐसी ख़राब आ रखी है, हो सकता है सरकार कार्रवाई ना कर दे, लेकिन उसके बावजूद मन से, दिल से वो
हमारी इस लाइन से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, देखिए मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात खूब जाने का मौका मिला। हमने बहुत ठोकरें खा के सीखा है। कश्मीर में हमने काम भी किया है, किसानों के बीच में काम किया है, देश की एकता को मजबूत करने के लिए वहाँ काम किया है। और ऐसे नहीं जो आज ये कुछ अंधभक्त हैं जो ये जय श्री राम के नारे लगा के अपनी देशभक्ति करते हैं, या फिर कोई कश्मीर से या किसी अन्य राज्य से मुसलमान भाई आया हुआ होता है उसके साथ मारपीट करके अपनी देशभक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देशभक्ति नहीं है, ये देशद्रोह है। ये जो लोग हमारे मुल्क के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति धर्म और जाति के नाम पे भेदभाव करता है तो वो देशद्रोह है, वो देशभक्ति नहीं है। हमने कश्मीर के उन इलाकों में काम किया, चाहे बारामूला हो, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे शोपियान हो, चाहे कुलगाम हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे अवंतीपुरा हो, चाहे पुलवामा हो, वहाँ के तमाम गाँवों में जाके किसानों के बीच में काम किया है। पहले क्या होता था, वहाँ पे किसी भी किसान का केसीसी बनता था तो उसको अपनी ज़मीन के कागज़ तो देने ही देने पड़ते थे, जैसा अन्य राज्यों में भी होता है। 2 सरकारी कर्मचारी एज ए गारंटर भी देने पड़ते थे। हमने ये आवाज़ उठाई कि भाई आप 50 लाख की उसकी ज़मीन लेके आप उसका 1 लाख का केसीसी बनवा रहे हो और उसमें भी कह रहे हो 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर लाओ। अरे जिसके घर में 2 सरकारी नौकरियाँ होंगी वो 1 लाख का केसीसी क्यों बनवाएगा? और जिसके घर में नौकरी नहीं होगी उसकी गारंटी कौन लेगा? तो उस पर भी हमने वहाँ लड़ाई लड़ी और उसको 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर वाले प्रावधान को हटवाया। तो जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। वहाँ पे जैसे कश्मीर में जब हम काम करते थे, कई बार अब भी जाते हैं हम, तो मेरे सामने कई बार ऐसे वाक़ये आए कि भाई कोई ऐसा परिवार जिसके परिवार के बड़े लोगों को आतंकियों ने मार दिया, या आतंकी घटनाओं में जिनकी मौत हो गई, उनके बेटे बेटियों के लिए पढ़ाई का खर्चा। तो उस रब पे विश्वास रख के जब भी हमारे सामने ऐसा केस आया हमने हाँ भर दी, जबकि सच्चाई ये होती थी जेब में कुछ होता नहीं था। वो कहते थे कि बोले जी इसकी पढ़ाई में 2 लाख का खर्चा आएगा। तो उस रब पे विश्वास रख के, भाईचारे पे विश्वास रख के हमने हमेशा हाँ की। और आज तक का रिकॉर्ड है इस चीज़ का, जो मेरा भाईचारा है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरा परिवार है, मैंने जितनी भी उनसे निवेदन किया उससे ज़्यादा ही सहयोग उन्होंने उस काम के लिए किया। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ। ਉਹ पुलवामा ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जाना? मैं उसके पहले भी गया और उसके बाद भी गया। देखो, मैं आपको उस विषय, उस घटना के बारे में, उस आतंकी हमले के बारे में मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ भाई, ये ऑन रिकॉर्ड है। फ्रंटलाइन एक मैगज़ीन है, द हिंदू जो पब्लिशिंग हाउस है उसकी एक मैगज़ीन है फ्रंटलाइन। उसके एक पत्रकार हैं आनंद भक्तो। उन्होंने पूरी एक रिकॉर्ड के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा है जो सबको पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने ये लिखा कि 2 जनवरी से लेके 2 जनवरी 2019 से लेके 13 फरवरी 2019 तक 13 इंटेलिजेंस इनपुट थे कि भाई ऐसे ऐसे आतंकवादी घूम रहे हैं, जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के आतंकी घूम रहे हैं और कभी भी वो कॉन्वॉय को टारगेट कर सकते हैं। ये 13 बार इंटेलिजेंस इनपुट थे। और एक बार तो इंटेलिजेंस इनपुट ऐसा था जिसमें ये एग्जैक्ट लोकेशन थी कि मिंडोरा में और त्राल लाम उस एरिया में मूवमेंट हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने स्ट्रॉन्ग इनपुट होने के बावजूद समय रहते सरकार ने कार्रवाई, प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? पहली बात। एक तो एयरलिफ्ट का भी जिक्र आ रहा है। दूसरी बात, बिल्कुल देखिए, सीआरपीएफ ने रिटर्न में रिक्वेस्ट करी होम मिनिस्ट्री से कि आप हमें प्लेन दे दीजिए ताकि हम जम्मू से लेकर श्रीनगर तक एयरलिफ्ट कर सके, लेकिन सरकार ने उनको प्लेन नहीं दिए। वहीं दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 8-8 हज़ार करोड़ के प्लेन आ जाते हैं, लेकिन जो देश की रक्षा करने वाले हैं उनके लिए प्लेन पे किराए पे प्लेन देने के लिए सरकार कह रही है हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। फिर ये मोदी जी के लिए 8,000 करोड़ का जहाज कहाँ से आ गया भाई? इसके लिए बजट कहाँ से आ गया भाई? देश के आम लोगों की जान भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है ना जितनी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की है। तो ज़्यादा तो उन्होंने जरूरी है ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ राखी कर रहे हैं साड़ी, पर लगता कि उस मसले ਨੂੰ पॉलिटिकल तौर पर वरतना सी इसे करके। देखिए, आप देखो वो 14 फरवरी 2019 से पहले का जो माहौल था, सरकार बैकफुट पे थी, किसानों का आंदोलन था, नौजवानों का रोजगार के लिए आंदोलन था। लेकिन 14 फरवरी के तुरंत बाद मोदी जी स्टेज पे आते हैं और कहते हैं, वीडियो है उनके, वो कहते हैं कि भाइयों बहनों, 1 वोट शहीदों के नाम पे दोगे क्या? इन्होंने शहीदों के नाम पे वोट मांगे। लेकिन मैं आज इनसे पूछना चाह रहा हूँ, 5 साल हो गए उस घटना को, 14 फरवरी 2024 को 5 साल हो जाएंगे। उस आतंकी हमले की जांच हुई क्या आज तक? क्या ये पता लगा कि 350 किलो RDX कहाँ से आ गया?
उसकी भी तो जवाबदेही होगी ना किसी की। लेकिन एक दुख की बात यह है कि सरकार चाहे कोई भी हो, राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो, इन राजनेताओं के लिए एक आम किसान मजदूर परिवार के बेटे के जीवन की कोई कीमत नहीं है। ਅਭਿਮਨਿਊ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਆਣ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਣ ਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ नहीं पऊगा जिस तरीके ਨਾਲ पैना चाहिए? देखो, मुझे एक चीज़ लगती है कि एक कमी हमारे अंदर भी है और वो बहुत बड़ी कमी है। चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे, चौधरी चरण सिंह कहते थे इस किसान मजदूर समाज की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि ये 5.5 साल तो आंदोलन लड़ेगा, 5.5 साल लठ खाएगा, मुकदमे लगवाएगा, सिर फुड़वाएगा, अपने संघर्ष करेगा सड़क पे बैठ के, लेकिन जब चुनाव के 2.5 महीने आते हैं ये राजनीतिक पार्टियां इनको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट देती हैं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे दारू की बोतल में 2000 के नोट में इनकी वोट ले जाती हैं। जब तक हम अपने मुद्दों पे वोट डालना शुरू नहीं करेंगे, भाई मान लीजिए आज लाखों किसान आंदोलन में आते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो कितने किसान ये सोच के वोट डालते हैं कि एमएसपी मेरा मुद्दा है और एमएसपी के मुद्दे पे मैं वोट डालूंगा। यदि हमारे समाज ये चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, यदि एक बार ये अपने मुद्दों पे वोट डालना शुरू कर दे, यदि किसान एक वोट बैंक बन जाए, वोट किसी को डालो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने मुद्दों पे वोट डालो। यदि अपने मुद्दों पे वोट डालना अगर किसान शुरू कर दे तो सारी पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी कि किसानों की, नौजवानों की बातों को इनको सुनना पड़े। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ਇਹ ਸਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ तमाम ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਧਰਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।